So for understanding of the JavaScript, one must understand that JavaScript a dynamic language. अब dynamic का मतलब क्या है? Dynamic का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्राउजर है, आपका जो ब्राउजर है, आपका जो डायनामिक, आपका जो ब्राउजर है, वो रन टाइम चीजों को अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एम्बेडेड होती है एचटीएमएल में। वो एचटीएमएल के, अच्छा, एक होता है, एक चीज होती है स्टैकिंग, एक चीज होती है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब मैंने आपको अभी समझाया भी कि एम्बेडिंग का मतलब होता है कि सराउंडिंग में रहना। तो उस सराउंडिंग को क्रिएट करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। वो जो स्क्रिप्ट टैग है 3 तरीके से हमारे जावा को कोड्स को हैंडल करता है। ठीक है। पहला, एक्सटर्नल फाइल के थ्रू, जो एक्सटर्नल फाइल में हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दें और वो मैनेज कर लें। दूसरा होता है कि हम जो हमारा हेडर है, जो एचटीएमएल का पेज है उसके हेडर में। तीसरा उसकी बॉडी में। आगे आओ। तो इसमें हमको ये समझना होता है, ठीक है, इसमें समझने वाला बात क्या है? इसमें समझने वाला बात ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है रन कैसे करेगा। तो रन करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेब पेज खोल रखा है। वेब पेज नहीं, एक्चुअली वो बुक है, ऑनलाइन बुक है ओरेली की। हाँ, अब देखिए ओरेली की किताब के अकॉर्डिंग एक जावास्क्रिप्ट की डेफिनेटली गाइड है ये। उसके अकॉर्डिंग जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एम्बेडिंग जो है वो स्क्रिप्ट टैग्स के बीच में होती है। ठीक है। तो एक और इसके अंदर, और अगर स्क्रिप्ट टैग, एक तो तरीका है कि हम अपने एचटीएमएल फाइल के स्क्रिप्ट टैग के बीच में डालें। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम अपने एचटीएमएल कोड को, अगर हम एचटीएमएल के कोड को बाहर ले जा रहे हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं, बाहर कोड लिखें, तो हमारा सोर्स बाहर हो गया स्क्रिप्ट टैग का। तो हम कहीं भी नहीं सोर्स लिख देंगे, यानी कि हेडर में सोर्स लिख दिए, बॉडी में सोर्स लिख दिए, ना 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 ना, सोर्स लिखेंगे जहां पे एम्बेडिंग करना, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स लिख देंगे। ठीक। तीसरा है कि भाई आप जो है कोई इवेंट हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट, इवेंट मतलब क्या है कि आप माउस ऊपर ले गए तो फंक्शनैलिटी रन कर गई, आपने क्लिक किया तो फंक्शनैलिटी रन कर गई। ठीक है। चौथा तरीका है कि आप किसी प्रोटोकॉल को जावास्क्रिप्ट के अंदर डालते हैं। तो ये भी एक तरीके हैं काम करने के। नाउ अंडरस्टैंड हियर कि एन एक्सटर्नल फाइल, हेडर ऑफ द पेज और बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ द पेज। तो यहाँ ये एक्सटर्नल फाइल, हेडर ऑफ द पेज और बॉडी ऑफ द पेज, यहाँ इतनी चीजें चलती हैं इसमें। ठीक है। तो आप समझिए इसको। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज एम्बेडेड विद इन द हेडर। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ये हेडर के साथ एम्बेड होता है। आप या इस एग्जांपल में जावास्क्रिप्ट जो है हेडर के साथ एम्बेडेड है। समझिएगा कैसे एम्बेडेड है। एचटीएमएल का कोड है, हेड है, उसके अंदर लिखे टाइटल जावास्क्रिप्ट, टाइटल को क्लोज कर दिया, फिर हमने स्क्रिप्ट लिखा। तो स्क्रिप्ट लिखने का मतलब क्या है कि इसमें एम्बेडिंग हो गई। यहां तक क्या किया हमने? यहां तक हमने क्या किया है? एम्बेडिंग किया है। यहां तक हमने क्या किया? एम्बेडिंग किया है। ठीक। तो स्क्रिप्ट टैग में हमने क्या लिखा कि लैंग्वेज हमारा जावास्क्रिप्ट 1.2 है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी हमारे जावास्क्रिप्ट के ईसीएम में, जो कल हम डिस्कस किए थे ईसीएम में स्टैंडर्ड्स। तो ईसीएम में स्टैंडर्ड्स में, और वो फंक्शनैलिटी क्या करेगा, हमारा हेलो वर्ल्ड हमारे ब्राउजर पे प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एचटीएमएल को, फिर हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी को द बॉडी लिख देते हैं, और एचटीएमएल में हम क्लोज कर देते हैं। तो हमारा हेलो वर्ड आ जाता है सबसे पहले फंक्शनैलिटी का, क्योंकि ये यहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्ट, ये जो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसके सबसे पहले क्या होगा? इंटरप्रिटेशन होगा। तो इंटरप्रिटेशन होने के बाद हेलो वर्ड लिखा जाएगा, और उसके बाद हमारी बॉडी में द बॉडी लिखा है, उस बॉडी को प्रिंट कर देंगे। तो हेलो वर्ड द बॉडी। ठीक है। अब इसमें आपको गौर करने वाली बात थी कि जावास्क्रिप्ट के जो कोड है इसमें कमेंट टैग में इंक्लोज्ड किए गए। ठीक है। तो these are often used to surround JavaScript code. In older browsers, JavaScript was not recognized or handled. Okay. To avoid a display of this code in a page, the browser would ignore the content of the comment. However, in the browser supports JavaScript, the comment tags are ignored and code is executed.
ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मॉडर्न ब्राउजर जैसे आप मोजिला में बताया कि 39th वर्जन आ चुके हैं, 40th वर्जन आ चुके हैं ब्राउजर्स के, तो उसमें अब परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये तो ये ट्यूटोरियल आपको पढ़ाने का मतलब क्या है कि पूरा डेवलपमेंट मॉडल समझाना कि कैसे चीजें चली हैं जावास्क्रिप्ट 1.2 ऐसे, ठीक है। अब आप आगे आइए, ठीक है, कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड्स कैसे चलता है। अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड कैसे चलेगा, ऑब्वियस है, इंटरनल का मतलब क्या है, इनलाइन होगा। अब इनलाइन का मतलब क्या है, बॉडी में होगा इन जनरल, ठीक है। तो JavaScript code that is not found in a function executed on a page content it is loaded. To illustrate this, JavaScript code is placed in a head and a body section. तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट किया execute during page load from the head, और यहाँ पे आपने लिखा execute page load from the body। तो यहाँ पे सबसे पहले हेड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे बॉडी एग्जीक्यूट हुआ। और इनलाइन कैसे पता चलता है कि बॉडी के अंदर इसका कोड स्क्रिप्ट जो है डिफाइंड है, स्क्रिप्ट डिफाइंड है विद इन अ बॉडी। तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे जो कोड है, जब तक फंक्शन को आप कॉल नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। अगर प्रीवियस एग्जांपल से नए एग्जांपल के बीच में हमने फंक्शन को चेंज कर दिया, तो उसमें उसको लोड होने के लिए आपको फिर से कमांड देना पड़ेगा, और उसका वो जो हमने आपको एग्जीक्यूशन फाइल दिखाई थी कि कैसे जावास्क्रिप्ट कोड चलता है, वो कोड को पूरा यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कल हमने जो आपको एक रिसर्च पेपर दिखाया था, जिसमें हम ये बताने की कोशिश किए थे कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड स्टेप बाय स्टेप चलता कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है, सबसे पहले हम किसी HTML पेज से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट गेट होता है, गेट होने के बाद वो सर्वर पे जाता है, सर्वर पे उसको भेजता है डायनेमिक HTML पेजेस को। तो डायनेमिक HTML पेजेस को फिर हम उसमें ऐड करते हैं, एम्बेड करते हैं, जो भी आपका वहीं पे एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट है। जब हम एम्बेड करते हैं, एम्बेडिंग करते हैं फंक्शनैलिटीज को एम्बेड करने के बाद आगे भेजते हैं, फिर उसमें चेंज हो जाता है कि फंक्शनैलिटी एज इट इज जाती है, उसमें कोई चेंज करना होता है तो फिर से वो सर्वर को भेजता है, फिर वो डायरेक्ट सर्वर के पास जाता है, फिर वहां से पूरी साइकिल चलना शुरू होती है, जो कल हमने पढ़ा था। नहीं होता तो भी मैं आपको फिगर दिखा दूंगा। तो ये मामला है जब आप कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ में आ रहा है इसमें जावास्क्रिप्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या कि फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर हमको समझना है, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग्स को थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट आर पार्ट ऑफ द HTML फाइल आर कोडेड विद इन स्क्रिप्ट टैग। You may replace any number of JavaScript statements between these tags. They are executed in order of appearance as part of the document load process. May appear either in the head or body of the document. तो एग्जाम्पल के साथ वहां पे हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सिंगल HTML डॉक्यूमेंट में कंटेन एनी नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग पेयर ऑफ द स्क्रिप्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट टाइप पर लिखेंगे। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने हेड और वो देखा है, हेड में भी एग्जाम्पल देखा, बॉडी में भी स्क्रिप्ट देखा है। तो इसका मतलब हमको ये पता है, हमको ये पता चलता है कि जो हमारा स्क्रिप्ट टैब है ओवरलैप नहीं करना चाहिए, अलग अलग अपने डेफिनेशन में रहे तो काम चलता रहेगा, ठीक है। और इनके इनके एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दीज मल्टीपल सेपरेट scripts are executed in order which are within the document. While separate scripts within a file are executed at different times during a loading and parsing of the HTML file, they constitute part of the same JavaScript program. ठीक है. Function and variables defined in one script are available to all scripts that follow in a same file. For example, you can have the following script somewhere in the HTML page. स्क्रिप्ट वेरिएबल इज इक्वल टू 1, फिर उसको कॉमा किया, फिर आगे बढ़ाया। यहाँ पे सिर्फ आप वेरिएबल की डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वेरिएबल की डेफिनेशन दिया एक, और दूसरे स्क्रिप्ट में आप यहाँ पे इसको दूसरे स्क्रिप्ट में आप आप कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब डॉक्यूमेंट को राइट करो, x इज इक्वल टू 1 को राइट करो। तो x इक्वल टू 1 राइट मेथड क्या कर देगा, वो शो कर देगा जो डॉक्यूमेंट जो x की वैल्यू है, जो यहाँ पे आप पैरामीटर एज x पास किए हैं, तो यहाँ पे x की डेफिनेशन दी है 1, और ये शो कर देगा, बस ये इसका काम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल HTML हेड के अंदर टाइटल में मैंने लिखा है कि भाई आज का डेट क्या है, फिर इन्होंने स्क्रिप्ट है, अब यहाँ पे एम्बेडिंग शुरू किया है, लैंग्वेज क्या है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है पूरा बढ़िया से भैया जो लैंग्वेज हो जावास्क्रिप्ट। फिर फंक्शन, वही फंक्शन यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रिंट अंडरस्कोर टुडेज अंडरस्कोर डेट, ठीक है, तो ये वाला है। फिर वेरिएबल डी इज इक्वल टू न्यू डेट के डाल दिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी
डॉट लोकल स्ट्रिंग, इन्होंने ये डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ से हेड कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने हेड में अब सिंपल देखिए, हेड में इन्होंने आज की डेट प्रिंट करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब कैसे काम करें ये समझने वाली बात है। हमने फंक्शन लिया, फिर प्रिंट किया आज का, ये उसका नाम दिया प्रिंट टुडेज डेट, फंक्शन का नाम। एक वेरिएबल बनाया है डी का, जिसमें हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डेट फंक्शन से, डेट फंक्शन से। और जो डी डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, और उस फंक्शन को डी डॉट में इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। और फाइनली डेट और टाइम को यहाँ पे हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, डेट और टाइम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और फिर फंक्शन कॉल कर रहे हैं प्रिंट अंडरस्कोर डेट को। इसको चला के देखते हैं, थोड़ा सा इन्हीं से आपको समझ में आएगा। तो कमांड को चलाएंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। डेट एंड टाइम और टॉप, कॉपी नहीं, क्या क्या दिमाग लगाएंगे मैं। ओके, ये डेटा कॉपी नहीं करने को कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ओके, कहीं ना कहीं इसमें एक्सटेंशन है, जो आप कॉपी कर रहे हैं तो उस एक्सटेंशन में पहुंच जा रहा है। चलिए कोई नहीं, फिर भी एक बार और ट्राई कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे आपने टाइटल में आज की डेट डिफाइन की, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिया, आपने फंक्शन लिया आज का, फिर वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल डिफाइन में ये लोकल स्ट्रिंग में इन्होंने लोकल स्ट्रिंग आपने पास किया, और फिर आपको फंक्शनैलिटी, स्क्रिप्ट उठाते हैं ना, फिर स्क्रिप्ट चल जाएगा, स्क्रिप्ट चलाते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्मॉल टैक्स स्क्रिप्ट में, ये स्क्रिप्ट ही बाहर से लिया है इन्होंने। ये जो स्क्रिप्ट है, ये इसका ये एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है, इसी वजह से ये कॉपी नहीं हो रही। ये जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली में एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है, इन्होंने इसको यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, ठीक। तो ये ये काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर को प्रिंट कराने के लिए। यहाँ इससे क्या होगा, डेट और टाइम इनका प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखिए कि जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जब जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ते हैं तो ब्राउजर को बताना होता है कि स्क्रिप्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज लिखी है। जैसे यहाँ पे आपने लैंग्वेज में लिखा है जावा, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। मान लीजिए आप लैंग्वेज के अंदर कुछ और लिख देते हैं, लैंग्वेज के अंदर आप वीवी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसका जो फिर प्रोसेसिंग होगा वो वीवी स्क्रिप्ट के थ्रू होगा। ये बात थोड़ा ध्यान करने वाली बात है। पुराने वेब ब्राउजर्स में ये होता था कि हमको लैंग्वेज बतानी पड़ती थी। मॉडर्न वेब ब्राउजर समझ लेते हैं, लेकिन उनका स्पेस भी ज्यादा होता है। लेकिन हमको ये बात जाननी होगी कि अच्छा प्रोग्रामर जो है वो बताएगा कि स्क्रिप्ट किस किस तरीके की स्क्रिप्टिंग की है, जावा स्क्रिप्ट की है, वीवी स्क्रिप्ट की। एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये HTML5 कोर के स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब इस HTML4 में स्क्रिप्ट टैग पे बड़ा काम किया गया। देखिए HTML4 अब तक चला आ रहा था, HTML5
हम जो पिछले बार डिस्कस किए हैं, HTML5 में क्या क्या डिफरेंसेस है हमने आपको बताया था कि कैनवास है, एसवीजी है, बहुत सारी इमेज वीडियो के चेंजेस आए हैं और उसमें स्क्रिप्टिंग कोड्स बहुत सारे चेंज हुए हैं क्योंकि हमारे पास नए नए जावा स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज आई हैं जो क्लाइंट साइड पे भी काम करती हैं, सर्वर साइड पे भी काम करती हैं, ठीक है, जैसे एंगुलर जेएस है, यू नो, नोड जेएस है, ठीक है। तो कोई अब इसको समझने वाला बात है कि क्या स्क्रिप्ट टैग का कोई के अंदर जितने भी हमारे अ, 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 जितने भी हमारे डेफिनेशंस होते हैं, चाहे वो जैसे जो जो ऑब्जेक्ट्स के डेफिनेशंस होते हैं, जैसे इमेज हो गया, जैसे वीडियो हो गया, जैसे टेक्स्ट हो गया, तो वो किस टाइप के होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पे तो आपने लैंग्वेज के टाइप लिख दिया, आप ये नहीं लिख रहे हैं कि किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंटेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको समझिए। आप इस वजह से नहीं लिख रहे हैं कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में माइंड टाइप की चीजें डिफाइंड होती है। माइंड माइंड का मतलब क्या होता है, ये आप माइंड प्रोटोकॉल शायद आप पढ़े होंगे सेकेंड यूनिट में। आपने कॉपी किया थे उस सोर्स को। माइंड मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये उसी तरह जैसे वो चीजों को सपोर्ट करते हैं माइंड प्रोटोकॉल में, ऐसे ये भी अपना भैया सपोर्ट करता है, ठीक है। कि माइंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि there is no standard set names for scripting language. Instead, the specification prefers the use of the type attribute that specifies the scripting language as a MIME type. Thus, JavaScript is with a tag that looks like this: script type is equal to text और ये JavaScript, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, अब वहां पे आपने यहाँ पे आपने लैंग्वेज डिफाइन किया, लैंग्वेज में आपने लिखा वीवी स्क्रिप्ट, लेकिन जब टाइप लिख रहे हैं कि टेक्स्ट है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट आएगा, वहां पे आप लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ये प्रैक्टिस का लोग करते हैं प्रोग्रामर्स की, हमारे फ्यूचर जनरेशन को समझ में आ जाए कि इसमें लैंग्वेज क्या है और किस टाइप का हमारा स्क्रिप्टिंग चीज चल रही है। ये जो है हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन वो चलता है। अब ये समझने वाला पार्ट है कि और क्या इसमें स्टैंडर्डाइज किया गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारी हेड की लाइन होती है, उसमें हम मेटा पार्ट में, मेटा मतलब होता है ना डेटा अबाउट डेटा, उसमें हम इस स्क्रिप्टिंग की डेफिनेशन दे देते थे, जैसे एचटीटीपी इक्विवेलेंट कंटेंट स्क्रिप्ट टाइप, कंटेंट बराबर टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश जावास्क्रिप्ट। तो ये आपको समझना होगा कैसे कैसे चीजें चलती हैं, कैसे कैसे चीजें हमारी रन करती हैं। तो मैंने पहले बताया आपको कि भाई जावास्क्रिप्ट में डेफिनेशंस होती हैं, एम्बेडिंग होती है स्क्रिप्ट में। अब स्क्रिप्ट के अंदर लैंग्वेज की डेफिनेशन होती है कि वीवी स्क्रिप्ट है कि जावास्क्रिप्ट है, और उसमें टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट की भी डेफिनेशंस हो जाती है, जिसमें हम माइम एक्सटेंशंस का यूज, माइम प्रोटोकॉल का जो माइम एक्सटेंशंस कह लीजिए, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो होते हैं वो उसका यूज करते हैं। जो माइम जो है ये इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो ईमेल के मैसेजेस को मैनेज करता है, जिसके अंदर अटैचमेंट ऑडियो वीडियो इमेजेस एप्लीकेशन प्रोग्राम सब हो सकते हैं। तो यही मामला है, ठीक है। तो ये सब तरीके के डेटा को सेंड करता था, और इसमें हम टेक्स्ट टाइप को डिफाइन करते हैं, भाई कंटेंट यहाँ पे प्लेन है, वहाँ पे कंटेंट जावास्क्रिप्ट था, तो यही बात थी। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन का वाला पार्ट था, ठीक है। अब आपको ये भी मैं बता दूं कि ईसीएमए के बारे में हमने बताया था कि ईसीएमए जो है हमें स्पेसिफिकेशन देता है कि कैसे हमारा जावा स्क्रिप्ट चलेगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा स्क्रिप्ट टैग को और अच्छे से समझिए, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग पे ही पूरी जावा स्क्रिप्ट रिवॉल्व कर रही है। तो स्क्रिप्ट टैग को और अच्छे से थोड़ा सा हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछले बार जब हमने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा था तो वो W3 स्कूल से करते गए समझते गए। इस बार थोड़ा और डिटेल में समझ रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग नामक प्रणाली है क्या, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी आपको मिलता है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, आउटपुट जो है ब्राउजर पे ले आते हैं, ठीक है। और आप स्क्रिप्ट टैग उसमें जो है
उसमें अगर HTML के कैसे ये लाते हैं इसको सोचना होता है। तो यहाँ पे कंटेंट लिखा है कि HTML पार्सर मेक नो अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड योर जावास्क्रिप्ट कोड इफ इट सीज द स्ट्रिंग स्क्रिप्ट in your code. Even if appears within the code, it assumes that is found the closing tag of the currently running script. To avoid this problem, simply break up tags into pieces, write it long using an expression like this. Okay. पहला बात, HTML का जो पार्सर अगर एक बार जावास्क्रिप्ट का कोड देखता है, स्क्रिप्ट टैग देखता है, ठीक है, अगर वो फिर भी कोड्स में दिखाई भी देता है, वो एज्यूम कर लेता है कि भैया स्क्रिप्ट टैग बंद ही हुआ होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए लोग कहते हैं कि भैया तुम स्क्रिप्ट टैग बंद रखा करो। क्योंकि अगर बहुत बार क्या होता है कि एक टैग के नहीं होने से पूरा पूरा हमारा वेब पेज नहीं चलता था। तो ये सब चीजें हमने रखे हुए थे। लेकिन HTML4 में, मैं 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, HTML4 में हमने एक स्टैंडर्ड डेवलप करने की कोशिश की। मैं फिर कह रहा हूँ कोशिश ही कर सकते हैं कि अगर प्रोग्रामर उसको अडैप्ट नहीं करेगा तो वो स्टैंडर्ड बताने का कोई मतलब नहीं है। प्रोग्रामर अगर पुराने चीजों में कंफर्टेबल है तो बताने का मतलब नहीं है। तो उसमें ये था कि HTML पार्सर इन काउंटर स्क्रिप्ट मस्ट स्टॉप पार्सिंग द डॉक्यूमेंट एंड वेट फॉर द स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट। कि HTML पार्सर जो है जब वो स्क्रिप्ट टैग को पाएगा तो वो एम्बेडेड जितने भी फंक्शनैलिटीज है पहले वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो चलेगा। तो इसके एवज में अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल जो समझाया था कि इसमें दो, एक हेडर में आपके ये स्क्रिप्ट है और फिर बॉडी में स्क्रिप्ट है। तो हेडर के स्क्रिप्ट को यहाँ पे स्क्रिप्ट देखा, वो रन करेगा। अब इसको पहले रन करेगा, तो रन करने के बाद देखिए हेड ये यहाँ पे प्रिंटिंग आ गई। फिर क्या कर रहा है, फिर वो आगे चलेगा 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 चलेगा, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग देगा, फिर इसको रन करेगा, फिर क्या करेगा, यहाँ पे आपकी बात को यहाँ पे फिक्स करेगा। ठीक है। अब if you write a script that does not produce any document output, for example a script that defines function calls navels calls document.write, you may use the differ attribute in the script tag. ठीक है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स देखो पढ़ाया नहीं जा सकता एट्रीब्यूट, क्योंकि हर टैग्स के बड़े सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये तभी आप जान पाओगे जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करोगे और उसको यूजेस करोगे। तो आप मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि आप सीधे स्पेसिफिकेशन पे चले जाओ, व्हाट WG पे चले जाओ, W3C पे चले जाओ HTML और CSS के लिए, फिर हमारे इधर के लिए XML के लिए उधर चले जाओ, फिर अपने जावास्क्रिप्ट के लिए इधर आ जाओ, CMA पे आ जाओ। तो हम स्टैंडर्ड्स को देख लेंगे जब भी हमको ऐसा करना होगा। ठीक है। तो अब एक बात है कि हमने जावास्क्रिप्ट कोड को बेसिकली आप मैक्सिमम प्रोग्रामर्स को देखे हुए कि वो सोर्स टैग के थ्रू जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट के कोड को अलग कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, एक है कंटेंट को आप डिवाइड कर दीजिए, एक है कि रिप्रेजेंटेशन करना है मतलब HTML के थ्रू, एक है हम उसको डिजाइन दे रहे हैं CSS के थ्रू, और एक है उसके अंदर फंक्शनैलिटी डालना है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हम जानबूझ के उस चीज को अलग कर देंगे। ठीक है, उस चीज को हम ना अलग कर देंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हमको कोई चेंजेस करने होते हैं, जैसे हमको पता है कि HTML का जो हमारा पार्सर है वो स्क्रिप्ट टैग देख के ही, वो स्क्रिप्ट टैग देखते ही वो कहेगा भाई अपना फंक्शनैलिटी करो। तो हमने क्या किया कि वो फंक्शन को अलग डिफाइन कर दिया है, बाहर उसके वेब पेज में डिफाइन कर दिया। तब उसका फायदा क्या होता है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम कोड की मेंटेनेंस बहुत आसानी से कर लेते हैं, पहली बात। और जावास्क्रिप्ट फाइल अलग रहती है तो वो बहुत क्विकली जो है अपने आप को अपग्रेड भी कर लेती है, बहुत क्विकली जो है अपने आप को कैशे में लोड भी कर लेती है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि जब वेबसाइट आजकल आती है तो आपसे पूछता है कि आप ये चलने देंगे, आप ये चलने देंगे, ये अलाउ करेंगे, ये अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये सब फायदा है यहाँ पे। देखिए, बिकॉज द सोर्स एट्रीब्यूट टेक आर्बिट्री URL एज इट्स वैल्यू, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम वेब पेज फ्रॉम वन सर्वर कैन डिप्लॉय कोड सच एज सबरूटीन एवरेज एक्सपोर्टेड बाय द वेब सर्वर्स। ठीक है, तो ये भी फायदा है कि भाई सब रूटीन्स को भी आप वेब सर्वर्स के थ्रू डिफाइन कर देते हैं जब आप सोर्स के थ्रू अपने जावास्क्रिप्ट कोड को चलाते हैं। अब ये तो हो गई उसकी, जब आपने स्क्रिप्ट कोड देखा उसकी फंक्शनलिटी के बाद, पर एक आती है कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट हैंडलिंग है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो एक बार अगर जावास्क्रिप्ट कोड चल जाती है तो वो ब्राउजर में रिप्रेजेंट हो जाती है। तो ब्राउजर में क्या हो जाती है, रिप्रेजेंट हो जाती है। तो अब बात समझिए, तो प्रोग्राम दैट यूज दिस सॉर्ट ऑफ स्टैटिक स्क्रिप्ट कैन नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द यूजर।
एक तो हो गया कि भाई HTML प्रोग्राम में आया और स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट रन करेगी, सामने प्रिंट हो गया। लेकिन हमने आपसे ये बात कहा था कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट की जान है। वो जावास्क्रिप्ट वही वही आपको डायनामिक बनाता है प्रोग्राम को, ठीक है, वही डायनामिक बनाता है प्रोग्राम को। तो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। तो हमको इवेंट हैंडलिंग डालनी पड़ती है उस डायनामिक प्रॉपर्टी को इन्वोक करने के लिए, ठीक है। तो इवेंट हैंडलिंग क्या करती है, ऑटोमेटिकली इन्वोक कर देती है हमारे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को। जब यूजर क्लिक करता है फॉर्म पे, तो क्लाइंट साइड, जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होती है, वो उसके जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बटन है, बहुत सारे हैं, बट मान लीजिए अभी बटन है, और बटन्स की जगह वो सिंगल फिल इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो स्मॉल स्मॉल होता है, तो वो उसको वो क्या करते हैं, वो उसको इन्वोक कर देते हैं थ्रू क्लिक्स, ठीक है। चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। वहां पे देखिए टाइप में लैंग्वेज दिया था, लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट, फिर टाइप में हम पेज दिए थे। यहाँ पे हम चेक बॉक्स दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं उसका, इग्नोर केस दे रहे हैं, और ऑन क्लिक पे वो काम करेगा। और ऑन यहाँ बता रहे हैं ऑन क्लिक पे इग्नोर केस का काम करेगा। और डिस चेक, डिस मतलब क्या है कि वो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है और किसी क्लास है। तो ये तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे हम डायनेमिक बनाने का जो तरीका होता है। एक स्टैटिक जावास्क्रिप्ट को हम डायनेमिक जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं। ये बहुत बार लोग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं इसको समझना, तो इसको समझना थोड़ा, ये अब आपको आसान हो जाएगा कि इसके अंदर कैसे हम डायनेमिक प्रॉपर्टी लाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बड़े सारे टैग्स डिफाइंड हैं, ठीक है, कि जो इवेंट हैंडलिंग फंक्शनैलिटीज को जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे ऑन क्लिक है, ऑन माउस है, और माउस ओवर है, और चेंज है, और सबमिट है। तो ये 3-4 तरीके के काम होते हैं, हाँ। ऐसे जावास्क्रिप्ट यूआरएल्स पे भी काम करता है, क्लाइंट साइड के यूआरएल पे भी काम कर सकते हैं। तो वो ऐसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट इज इक्वल टू सूडो प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा प्रोटोकॉल आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो जब यूआरएल जो है मल्टीपल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर, तो वो ऐसे कुछ प्रिंट कर देगा, ऐसे डिफाइन होता है, जावा वेरिएबल नाउ न्यू डेट h1 ऐसे, ठीक है। When the browser loads of these JavaScript URL, they execute JavaScript code contain URL and use the string value of the JavaScript statement as the content of the new document to display. Okay. ऐसे धीरे 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 चलते हैं। यहाँ पे देखिए हेलो अलर्ट्स हैं, तो यूआरएल के थ्रू भी डिफाइन कर सकते थे। अभी देखिए हमको 3 डेफिनेशंस मिल रही है, एक आप स्टैटिक डेफिनेशन, दूसरा डायनामिक डेफिनेशन, और तीसरा यूआरएल के थ्रू डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये 3 तरीके की डेफिनेशंस होती हैं बेसिकली, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ, और उनको तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा कि चीजें चल कैसे रहती है। अब हम आते हैं फंक्शन पे। 3 तरीके से हमारा फंक्शन चल सकता है, ये हमने अपने कंटेंट से समझा, किताब के कंटेंट से। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स फॉलोड विद द नेम ऑफ द फंक्शन, a set of open and closed parentheses including an optional parameter list and a body closed into set of curly braces। तो फंक्शन के अंदर आप फंक्शन का नेम देते हैं, पैरामीटर का लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और चीजों को सेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप फंक्शन के आगे गेट हेडर लिख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो ही वो डायरेक्ट आपसे इनपुट लेगा और मामला सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम कॉमर्स का यूज करते हैं। फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करना है, और इसके अंदर हम 2 पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। फिर रिटर्न करना है मल्टीप्लीकाई करके नंबर 1 और नंबर 2। ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। अभी ये स्टैटिक स्क्रिप्ट है, और टेक्स्ट में लिख दे रहे हैं जावास्क्रिप्ट, सीधे वो आप वैल्यू डाल दें और वो प्रिंट करके 8 दे दे रहा है। ये क्या है, स्टैटिक स्क्रिप्ट है, यहाँ पे कोई डायनामिक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अभी हमारा स्क्रिप्ट देख के प्रोग्राम रन हो जा रहा है। अभी हमको डायनामिक का कॉन्सेप्ट देखना है, तो वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में आएगा। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, सीधे सोर्स में दे देते हैं, ठीक है। ये तो पिछला एग्जाम्पल बता रहा है। ये जो स्क्रिप्टिंग कोड है वो सोर्स में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए सोर्स फंक्शन डॉट जेएस होगा, वहां पे डिफाइन होगा, और सीधे वो प्रिंट कर देंगे, ठीक। ऐसे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है टाइप एट्रीब्यूट्स। जावास्क्रिप्ट के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है टाइप एट्रीब्यूट, एक होता है सोर्स एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है जी, टाइप एट्रीब्यूट में हम स्पेसिफाई करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और सोर्स एट्रीब्यूट में एक्सटर्नल फाइल डिफाइन करते हैं। तो टाइप में है कि भाई जावास्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट भी डिफाइन कर सकते हैं,
और सोर्स में कोर फंक्शन डॉट जेएस, कोर फंक्शन डॉट जेएस में हमारी फंक्शनैलिटी डिफाइंड होगी कहीं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कल हम लोग देख रहे थे वेरिएबल, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट, फंक्शन एंड मेथड्स। तो वेरिएबल वही जो होल्ड करता है हमारे डेटा को, स्टार्ट करते हैं लेटर से, उसके अंडरस्कोर से। फिर स्कोप दो तरीके का होता है, ग्लोबल और लोकल। डेटा टाइप्स में नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, नल सब डिफाइन किया जा सकता है। लिटरल्स में जो नंबर्स होते हैं उनको हम फॉलो अप लेते हैं, और ये भी जो स्पेशल टैग्स हैं, बैकस्लैश, फॉर्म फी, न्यू लाइन, इन सब चीज़ों को भी लेते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता ही होगा कि, लेकिन हाँ इसके प्रेसिडेंस को हमको याद करना रहता है कि सबसे पहले मेंबर, फिर न्यू फंक्शन, फिर फंक्शन कॉल, फिर डबल प्लस, फिर ऐसे करके। और ये जितने रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिकल, नॉट, बिटवाइज, यूनरी, प्लस यूनरी, माइनस, टाइप ऑफ वर्ड, डिलीट, राइट टू लेफ्ट, इनका इंटरप्रिटेशन होता है, और सब लोगों का लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। एरेस कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। तो फिर अभी फंक्शनैलिटीज तो देखें, फिर हम एरे डेफिनेशन से इसको तो हम कल भी देख सकते हैं। एरे डेफिनेशन और इन चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, और मैथ ऑब्जेक्ट्स और सारे जो फंक्शनैलिटीज जो जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइंड है उसको हम और देख लेंगे। तो मेजर जो आज का कॉन्सेप्ट है वो समझने का ये है कि जावास्क्रिप्ट इज एम्बेडेड लैंग्वेज, और इसके डायनामिक होती है, एम्बेडेड लैंग्वेज होती है। तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इनलाइन, और दूसरा है कि इनलाइन डिफाइन करते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज डिफाइन करते हैं। और तीन तरह की प्रॉपर्टीज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, या तो स्टैटिक जावास्क्रिप्ट कोड या एक्सटर्नल सोर्स कोड से हम उसको वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते हैं यूजर्स के इनपुट लेके, ठीक है। तो वो डायनामिक हो जाती है, और कभी कभी हम यूआरएल के थ्रू ही जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते हैं। तो ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे स्क्रिप्ट टैग में डालते हैं उसका आपको पूरा एक एनालिसिस थी, वो आपको समझ में आया, ठीक है।